नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिल्ली में अभी तक ठंड ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन दिल्ली का राजनीतिक पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। इसके पीछे की वजह है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में छिड़ी हुई जंग और अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है। ये सब कारण है। समन क्यों भेजा गया, पहला सवाल। इसका जवाब यह है कि आपको पता होगा पिछले 14 महीनों से दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच जारी है, चाहे सीबीआई हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया के घर में पहली बार रेड डाली गई, फिर अक्टूबर में सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया और अंततः फरवरी में मनीष सिसोदिया को, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ईडी के पास उनकी हिरासत गई। हालिया दिनों में ही मनीष सिसोदिया को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से। उस उम्मीद को बहुत बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन को सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और उनको ऑप्शन दिया कि आप इंटरिम बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी पत्नी के खराब तबीयत का हवाला देते हुए, या फिर 3 महीने बाद अगर इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाता है, ट्रायल धीरे धीरे चलता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अब हुआ क्या, मनीष सिसोदिया का पूरा चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसी केस में, आबकारी नीति वाले केस में, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और जब मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट से, उस झटके से आम आदमी पार्टी उभर पाती। उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनको ईडी ने, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 नवंबर को पेश होने के लिए समन भेज दिया। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। आबकारी नीति को लेकर कई सारे सवाल हैं, 14 महीने से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कई सारी जगहों पर रेड डाली गई है। ईडी दावा करती है कि उसके पास कई सारे डिजिटल प्रूफ्स हैं। ये दावा है कि करोड़ों रुपए का किकबैक आम आदमी पार्टी को मिला है। इस पूरे आबकारी नीति को इस तरह से बनाया गया कि किकबैक्स आम आदमी पार्टी को हासिल हो, इस पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा गया। इस तरह के आरोप ईडी और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दायर किया है, कोर्ट को बताया था। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जब बेल खारिज हुई थी, तो जो सीबीआई की चार्जशीट के 11 बिंदु हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए उसके आधार पे ही बेल को खारिज किया गया था। अब अरविंद केजरीवाल अगर 2 नवंबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होते हैं, तो ऐसे में उन्हें कई सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। आबकारी नीति के फॉर्मुलेशन में क्या किसी एक लॉबी के इन्फ्लुएंस में उस आबकारी नीति को बनाया गया, उसको इस हिसाब से ट्वीक किया गया कि इन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा हो, इस तरह के तमाम सवाल हो सकते हैं। दिनेश अरोड़ा, जो आबकारी नीति में एक अहम भूमिका निभा रहे थे, जिनके ऊपर कई सारे अहम सवाल इस वक्त हैं, जांच एजेंसियां उनको गिरफ्तार कर चुकी है आबकारी नीति को लेकर और अब वो अप्रूवर बन गए हैं। तो दिनेश अरोड़ा ने जो बयान ईडी को दिया है या सीबीआई को दिया है, उन बयानों के ऊपर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो आरोप है, जिसको अभी एजेंसी सिद्ध करने की प्रक्रिया में है, सिद्ध नहीं कर पाई है, कोर्ट में कई सारे सवाल उठे हैं, उसको लेकर भी तमाम सवाल हो सकते हैं। संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो डेवलपमेंट हुए आबकारी नीति वाले केस में, उसको लेकर सवाल हो सकते हैं। और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट को इंडिकेशन दिया है अपने दावे के हवाले से कि जब उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति में किकबैक के तौर पे मिला था, तो ये जो 100 करोड़ रुपए है, ये आम आदमी पार्टी को आया। यानी कि कन्वीनर के तौर पे आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल कन्वीनर हैं, तो उनसे उस मामले में भी सवाल जवाब किया जा सकता है। इसके साथ साथ गोवा के चुनावों में जो दावा किया जा रहा है कि 45 करोड़ रुपए, यानी कि जो 100 करोड़ रुपए किकबैक आए थे आम आदमी पार्टी को, उसी में से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया। ये जो दावा है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल अरविंद केजरीवाल से किए जा सकते हैं। अब तो ये बात होगी सवालों की, लेकिन जो सबसे बड़ा डर किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है, वो ये होता है कि उसके मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाए, उसकी पार्टी के मुखिया की गिरफ्तारी हो जाए। ईडी बुला रही है
और अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर सकती है। और अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं का शक सही है तो फिर क्या होगा? आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की जो कमान है, बागडोर है, वो कौन संभालेगा? ये सवाल बनता है। दिल्ली की सरकार की कमान किसके हाथ में जाएगी? क्योंकि हमने पहले देखा सत्येंद्र जैन कई महीनों तक जेल में रहे, फिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी तो उसके बाद सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया दोनों का इस्तीफा हुआ था। तो ऐसे में कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से। ये सवाल वाजिब भी है अपनी जगह पे, लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि संभवतः देखिए, पहले भी हमने देखा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और वो आम आदमी पार्टी के हक में बहुत ज्यादा नहीं गया था। तो ये तमाम सवालों को लेकर सबसे पहले तो लीगल ऑप्शंस जो हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं, इसको पार्टी फिलहाल एक्सप्लोर कर रही है। ईडी के सामने जाना है, अगर जाना है तो उसके बाद क्या किस तरह से जवाब देना है। अगर गिरफ्तारी होती है तो ऐसे में बेल की जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी, मनीष सिसोदिया की जो लीगल लड़ाई है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सब कार्व आउट किया जा रहा है। और साथ ही साथ पार्टी के की बागडोर को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाना, डिसीजन कौन लेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको लेकर भी अभी रणनीति तैयार हो रही है। अहम बात यह है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में लड़ना है। और ऐसे में अगर पार्टी के मुखिया जेल जाते हैं तो पार्टी की कैंपेन स्ट्रैटेजी को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय रणनीति के लिए एक अलग टीम पहले से बना रखी है। राज्य के अलग अलग इंचार्ज हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो संजीव झा को वहां भेजा गया इंचार्ज बना के, विनय मिश्रा राजस्थान के इंचार्ज हैं और संदीप पाठक की जो पूरी कार्यशैली है आम आदमी पार्टी की चुनावी कार्यशैली, संगठन की कार्यशैली, उसकी बागडोर को देख रहे हैं जो राज्यसभा सांसद भी हैं। तो राष्ट्रीय रणनीति को लेकर तो फिलहाल बहुत ज्यादा समस्या नहीं दिखती है, लेकिन लोकसभा के पहले अगर इस तरह का झटका लगता है तो आम आदमी पार्टी को दो स्तर पे मुश्किलें पैदा होती हैं। तो आपका सबसे बड़ा चेहरा, स्टार कैंपेनर, वोट पुलर, वो अगर जेल के पीछे रहता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी और निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, कैंपेन डेवलपमेंट, ये तमाम सवाल, ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल आपके सूत्र ये कह रहे हैं कि इन तमाम मसलों को लेकर स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाई जा रही है और जब रणनीति बन जाएगी तो जल्द ही इसको साझा किया जाएगा। लेकिन अंत में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हालिया दिनों में हमने देखा कि किस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के लगातार समन्स के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे थे। अभिषेक बैनर्जी ने भी कई सारे इस तरह के नोटिस को मिलने के बावजूद ईडी के सामने नहीं गए थे। तो ऐसे में क्या इस तरह की रणनीति भी आम आदमी पार्टी बना सकती है? फिलहाल आप ये बात जरूर कह रही है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल निशाना नहीं है, बल्कि पूरा इंडिया अलायंस निशाना है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश है बीजेपी की, बंगाल में अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी, तो बिहार में तेजस्वी यादव, केरल में पिनरई विजयन, तमिलनाडु में एमके स्टालिन। यानी कि अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि इंडिया अलायंस की पूरी टॉप लीडरशिप को बीजेपी जेल में डालना चाहती है ताकि चुनाव के समय बीजेपी इकलौता रेस में घोड़ा हो जो ऑटोमेटिकली, नेचुरली रेस को जीत जाएगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने कई सारे मुश्किल सवाल हैं जिसका जवाब वो ढूंढ रही है। वीडियो सहयोगी अजय ठाकुर के साथ मैं अमित भारद्वाज।